आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं अमित सिंह। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से सरकार के 3 साल पूरे होने पर इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। हिमाचल सरकार ने कोरोना संकट में किस मुस्तैदी से काम किया और साथ ही राज्य सरकार का भविष्य में क्या रोड मैप रहने वाला है, खुद हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की जबानी सुनिए। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन 3 साल के बीच में 1 साल कोविड में निकल गया। जाहिर है चुनौतियां बहुत रही होंगी सरकार के पास। सरकार जश्न मनाने की हालत में नहीं है क्योंकि कोविड काम चल रहा है, बहुत सारी पाबंदियां हैं। इसी पाबंदी के बीच में सरकार अपने 3 साल पूरे करने भी जा रही है। 3 साल का जश्न कैसे होगा, 3 साल में सरकार ने कैसे काम किया, 1 साल जो अभी निकला है कोविड का, इसमें कैसी चुनौतियां रही, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है 3 साल सरकार पूरे करने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण वक्त है सरकार के लिए भी, लेकिन चुनौतियां बहुत इस बीच में रही होगी, खासकर जो कोविड का एक समय गुजरा है, लगभग 1 साल हो गया। आप अपने 3 साल के कामकाज को और खासकर 1 साल जो बीच में निकला उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? 3 साल का कार्यकाल मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर गुजरा, लेकिन 1 साल जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कोविड-19 का जो दौर आया उसने सारी व्यवस्थाओं को पूरी दुनिया में जो है अस्त व्यस्त किया। आर्थिकी भी प्रभावित हुई उससे, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी काम में बहुत सारी बाधाएं आई। लॉकडाउन का फेज बहुत लंबा चला। लॉकडाउन के बाद भी पटरी पर लाने के लिए जो हमको मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी वो बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में थी। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हम काफी हद तक जो है उस चुनौती को पार करते हुए जो है सारी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में कामयाब हो रहे हैं। दुनिया जब इस फेज से निकलने की कोशिश कर रही थी, हिमाचल प्रदेश में मामले बढ़े हैं, जो स्पाइक है वो थोड़ा देर से आया है। क्या लगता है सरकार की कोई कमी रही या पॉलिसी में कोई गड़बड़ हुआ या कोई और इसके लिए स्थिति के लिए जिम्मेवार है? देखिए, इस बात को आपने देखा होगा, इस कोविड का, इस वायरस का नेचर बहुत अलग तरह का रहा। दुनिया के अलग अलग रीजन में और देश के भी अलग अलग रीजन में अलग अलग समय पे इसने पीक लिया है। महाराष्ट्र का पीक का समय और था, गुजरात का और था, दिल्ली का और था, और हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से जो है कोविड को मैनेज करने में सफलता हासिल की। लेकिन इन दिनों में हमने पिछले 2 महीने से देखा कि 2 महीने से काफी स्पाइक आया हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं है, जो केरल हमारे साथ मुकाबले में होता था, कोविड के मैनेजमेंट पे बहुत बेहतर कर रहा था, आज वो पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है वहां पर सबसे बड़ा स्पाइक आजकल केरल में है। 5,000-6,000 केसेस पर डे के वहां पर जा रहे हैं। तो ये दौर हिमाचल प्रदेश में हम मानते हैं कि एक तो ये पीक इस वक्त इसने लिया, दूसरी इस बात को लेकर के जो हम बार बार कह रहे थे कि कोविड को गंभीरता से लीजिए, समाप्त नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, सावधानियों को आप बिल्कुल लागू करिए अपने ऊपर। उसमें निश्चित रूप से समाज में भी थोड़ी सी एक कमी आई गंभीरता की, और उस गंभीरता की कमी के कारण कैजुअलनेस, सोशल गैदरिंग्स में जो दिखी, मास्क के बिना, सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना, वो सारी चीजें जो है वो इस स्पाइक का कारण बनी। अल्टीमेटली अब हमको सख्ती करनी पड़ी, और सख्ती का परिणाम आपके सामने आ रहा है। और उस सख्ती का परिणाम ये आ रहा है कि जहां मामले 1,000 तक पर डे के चले गए थे हमारे, ऐसी स्थिति में आज हमारे 300 के लगभग जो है मामले जो है पर डे आ रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि हम उसको फिर भी उसको मैनेज करने में कामयाब हो रहे हैं। और आने वाले समय में मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से, अगर प्रदेश की जनता का सहयोग और समर्थन इसमें हमको मिलेगा, निश्चित रूप से इससे हम पार होंगे। जाहिर है कोविड के मामले आहिस्ता आहिस्ता हिमाचल प्रदेश में कम भी हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक नए स्ट्रेन, जो कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन आया, उसकी वजह से हड़कंप मचा है। हिमाचल सरकार इसको लेके किस तरह की दिशा निर्देश जारी कर रही है, किस तरह की पाबंदियां हिमाचल में रहेगी ताकि बाहर से जो लोग हिमाचल भी आ सकते हैं या बाकी दूसरे राज्यों से या विदेश से आते हैं, उनके लिए किस तरह की गाइडलाइंस, एसओपीज हो सकती है? देखिए, अभी तक तो जो हमको जो जानकारी मिली है, जो जानकारी के रूप में ये है कि ब्रिटेन में जो है जो नया स्ट्रेन जो आया है उसके कारण जो है बहुत बड़ा संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। उसके 70 गुना ज्यादा उसका संक्रमण की क्षमता है। लेकिन ये भी साथ में पाया गया है कि भाई वो उतना घातक नहीं है, उतना गंभीर नहीं है, फैलता बहुत तेजी से है। ऐसी सूरत में
भारत में भी उस तरह के मामलों के बढ़ने की संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता है। भारत में भी कुछ मामले इस प्रकार से देखे गए हैं और इसी कारण से ब्रिटेन में लॉकडाउन होने के साथ साथ में वहां पर अभी भारत और दूसरे देशों ने भी जो है सारी फ्लाइट्स वहां की रद्द कर दी है। अगर ये स्थिति आती है इस वायरस की नई जो ये किस्म अगर लोगों के बीच में पहुंचती है तो सचमुच में वो बहुत ज्यादा घातक होगी। हमने इसलिए कल की कैबिनेट में बहुत विस्तार से सारे विषय पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद हमने अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन जो हमने 5 तारीख तक रखी है वो एज इट इज रखी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं दी है। सिर्फ हमने 9 बजे के बदले 10 बजे तक कर्फ्यू की रिलैक्सेशन दी है और बाकी सारी रिस्ट्रिक्शन एज इट इज है। 3 साल के सरकार के कार्यकाल की बात चल रही है। 3 साल में सरकार ने क्या जो जनता से वादे किए थे वो सरकार पूरे कर पाई है? क्या ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो सरकार पूरा करना चाहती है धरातल पे उतरी है? ठाकुर साहब, आपके बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं, जनता से वादे भी किए थे। 2 साल की बात करें, अगर कोविड काल को छोड़ दिया जाए, 2 साल में सरकार जो अपने काम थे वो कहां तक अंजाम दे सकी है? आप कहां तक देखते हैं अपनी सरकार के काम? देखिए, 2 साल के कार्यकाल में तो बहुत गति के साथ हम आगे बढ़े और उसमें आप लोगों ने देखा कि प्रदेश की जनता ने भी उसको उस रूप में लिया और हमको बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग मिला। हम लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़े अंतर से जीते। हिमाचल प्रदेश से उतना अंतर आज से पहले कभी नहीं रहा और जीतने का अंतर उसके साथ 68 की 68 सीटों पर हम जीत हासिल किए हैं। 2 उपचुनाव थे उसमें भी हमने जीत हासिल की है। उस दृष्टि से अभी जो 1 साल का कार्यकाल हमारा कोविड के कारण जिसका हम कह रहे हैं कि भाई हम प्रभावित जरूर हुए लेकिन उसके बावजूद हमने काम को रुकने नहीं दिया। आज भी हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ के 200 करोड़ के 150 करोड़ के इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन की योजनाएं हमारी तैयार हैं जिनका हम शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से बड़े प्रोजेक्ट की हम अगर बात कहें, हमारा इन्वेस्टमेंट का जो एक बड़ा प्लान था उसमें थोड़ी कठिनाई आई है लेकिन फिर भी मुझे इस बात का संतोष है कि हमने उसमें 13,000 करोड़ रुपए जो ग्राउंड ब्रेकिंग की थी उसमें लगभग 10,000 जो है जमीनी स्तर पर जो काम शुरू हो गया। 10,000 करोड़ की जो हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई उसका काम शुरू हो गया जमीनी स्तर पर और आने वाले समय में भी 10,000 के लगभग हमारे 10,000 करोड़ की हमारी जो है ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी और भी है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने शुरू किए थे, नए इनिशिएटिव जो हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किए थे उनको हमने रुकने नहीं दिया। सिर्फ जनमंच हमारा प्रभावित हुआ क्योंकि वो जनता के बीच में होता था। सोशल गैदरिंग में जो रिस्ट्रिक्शन की वजह से उस कार्यक्रम को हम पिछले 8-9 महीने से हम नहीं कर पाए। बीच में एक शुरू किया था लेकिन फिर उसके बाद जब स्पाइक आया तो हमने फिर रोक दिया। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जैसे कोविड के मामले में कमी आएगी तो जनमंच भी शुरू होगा। सर, 70 लाख की आबादी हिमाचल प्रदेश की, 56,000 करोड़ का ऋणों का बोझ, कैसी ये मैनेजमेंट, कैसे ये पटरी पर लौटेगी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य विकास की गति को तेज करना है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने, कैसे ऋणों के इस बोझ से मुक्ति मिलेगी और कैसे अपने संसाधनों के जरिए हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा? ये सचमुच में बहुत एक कठिन कार्य है, इसमें हम महसूस करते हैं लेकिन ये हकीकत है कि 47,000 करोड़ रुपए का ऋण हमको पूर्व में विरासत में मिला था। जो आज बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, ऋण लेने की बातें कर रहे हैं, ये परिस्थितियां, ये हालात अगर हमको आज की तारीख में देखने पड़ रहे हैं उसके लिए दोषी वो लोग हैं जो लंबे समय तक इस देश में सत्ता में रहे। इस प्रकार से इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया और आज सरकार कोई भी हो, आने वाले समय में सरकार कोई भी सरकार हो लेकिन उसके बावजूद ऋण लेने के लिए विवश है और उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोविड की स्थिति बिगड़ी है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के जो निर्णय थे उन्होंने प्रभावित किया और जो सरकार जो फैसले ले रही है उसी के चलते हिमाचल प्रदेश में कोविड का संकट बढ़ा है। आप किस तरह से विपक्ष के इस हमले को देखते हैं? क्या सच में ही सरकार ने कहीं कोताही की है? देखिए, बिल्कुल जहां विपक्ष की भूमिका है उन्होंने कुछ बोलना ही है लेकिन मुझे इस बात को बताएं उनके पास क्या फार्मूला है, हमको बताएं तो सही किस प्रकार से रोक सकते हैं। अगर मुझे वो फार्मूला नहीं बताना है, मुझे नहीं देना है तो अमरिंदर सिंह जो उनके पंजाब के मुख्यमंत्री उनको बताएं, गहलोत जी हैं वहां राजस्थान में उनको बताएं उनके प्रदेशों की संख्या, उनके प्रदेशों की स्थिति क्या है। जितना हिमाचल प्रदेश में एक्टिव नंबर है उससे ज्यादा पंजाब में लोगों की जान चले गई है।
इसलिए मेहरबानी करके अपना ज्ञान वो अपने पास रखें, विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन प्रदेश की जनता इस प्रकार को अच्छी तरह से इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि विपक्ष ने इस संकट के क्षण में राजनीति के सिवाय कुछ नहीं करने किया। और आप कल्पना करिए, अगर कांग्रेस कहीं देश और प्रदेश में आज की तारीख में संकट के दौरान सत्ता में होती तो इस देश की, इस प्रदेश की परिस्थिति क्या हो सकती, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो कांग्रेस जो है किया कुछ नहीं, हमने इतने पीपी किट बांट दिए, इतना सैनिटाइजर बांट दिए, इतने हमने मास्क बांट दिए, और उसका बिल जो है 12 करोड़ रुपए का बिल अपनी पार्टी हाईकमान को भेज दिया और हमारे खाते में इस पैसे को जमा करो। इससे शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। जो अपनी पार्टी को भी संकट में लूटने से नहीं छोड़ रहे हैं, अगर देश और प्रदेश उनके हाथों में होता तो मालूम नहीं कि ये लूट किस कदर होती। इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। विंटर सेशन को लेकर भी विपक्ष हमलावर है कि सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है। जिस तरह से कोविड की स्थिति है और बाकी जो विषयों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली थी विपक्ष, उससे बचने के लिए धर्मशाला में जो विंटर सेशन था उसको नहीं कराया गया। क्या सत्य है? उनको इस बात को समझना चाहिए, विपक्ष वालों को। इससे पहले मानसून सत्र हुआ था, और मानसून सत्र आमतौर पर 5 और 6 सीटिंग से ज्यादा नहीं हुआ, हमने 10 दिन का किया। इसी कोविड पर जो है नियम 67 के अंतर्गत वहां पर प्रस्ताव लाया विपक्ष ने। हमने उस प्रस्ताव को, हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ, नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उस पर चर्चा की। उनकी हालत क्या थी उस वक्त? चर्चा करने की परिस्थिति में नहीं थी, बगले झांकते रहे। और उसके बाद हम इस सत्र को करने के लिए भी तैयार थे। हमने नोटिफिकेशन कर दिया था, इसलिए कर दिया था कि हम चाहते थे सत्र करना। हमारी ईमानदारी इसमें झलकती है कि हमने सत्र की डेट तय कर दी थी। लेकिन जब मामलों में एकदम बढ़ोतरी हुई, कांगड़ा में भी स्पाइक बहुत ज्यादा आया, शिमला में भी, सत्र कहां होना था? ये सत्र धर्मशाला में होना था, या दूसरी विधानसभा, हमारी पुरानी विधानसभा शिमला है, दोनों जगह। और दोनों जगह जब मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, ऐसे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि भी, और उनके ही दलों के बहुत सारे लोगों ने हमको कहा कि किसी सूरत ये सत्र नहीं होना चाहिए। आदमी का जीवन संकट में है और ये सत्र की मांग कर रहे हैं। और वैसे भी टेक्निकली भी 6 महीने के अंदर सत्र होना आवश्यक होता है, एक्ट के प्रोविजन के, रूल्स के प्रोविजन के मुताबिक। और उसमें हमारे पास वो वक्त है, हम 18 मार्च तक जो है सत्र किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम बजट सत्र जो है वो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इसलिए हम किसी भी चर्चा से भागने वाले ने, हम उनका सामना करने के लिए खड़े हैं। 2022 की बातें होने लगी अभी, हालांकि अभी सरकार 3 साल का जश्न मना रही है। 2022 में भी जयराम ठाकुर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी। आप क्या मापदंड है जिसके बेस पे आप कह रहे हैं कि आने वाली सरकार भी अब बनाने वाले? क्या लगता है कि जो 3 साल के काम है उसको देख के जनता भाजपा को ही आगे आने वाले वक्त में समर्थन देगी? मैं सिर्फ इस बात को लेकर के कह रहा हूं कि हमारे पास लोगों के बीच में जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है मुद्दे हैं। मुद्दों के साथ साथ विकास कार्य किए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं है। आज कोविड कोविड कोविड, कोरोना 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 यही कर रहे हैं, इसके सिवाय कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। जबकि आज से पहले सरकारें जितनी भी हिमाचल प्रदेश में रही, 6 महीने के बाद इतने बड़े मुद्दे हो जाते हैं, इतने सारे मुद्दे हो जाते थे सरकार के खिलाफ, सरकार को सामना करना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ईमानदारी के साथ, पारदर्शी के साथ काम कर रही है। और मुझे इस सारी बात की चिंता भी नहीं है, परवाह भी नहीं है विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष में तो होड़ लगी है कि कौन ज्यादा गाली दे करके बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूं, सरकार के खिलाफ बोलिए, कोई आपत्ति नहीं, लोकतंत्र है। लेकिन कोई गाली दे करके बड़ा नेता कभी भी ना देश में बना है ना प्रदेश में बना है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष के लोग करते हैं, कुछ लोग, उनको इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और प्रदेश, ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ के लोग जो है सहज और शालीन स्वभाव के हैं। तो इसलिए इस तरह की भाषा जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं,
उसको स्वीकार नहीं करने वाले। अब प्रदेश में आर्थिक तंगी स्वाभाविक है, ऋणों का बोझ है, उसके बाद कोविड काल में भी बहुत सारी मुश्किलें हुई, आर्थिक संकट हुए। आपकी बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें इन्वेस्टर मीट था और भी बहुत सारे एयर कनेक्टिविटी के मामले थे, टूरिज्म कनेक्टिविटी के मामले थे, उसको लेके आप सरकार कैसे आगे भविष्य की योजना बना रही, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या केंद्र भी मदद इस मामले में करेगा? देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव हमने लिए थे, उसमें एक इन्वेस्टर्स मीट हमने की थी। वो एक नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में ऐसा था कि हिमाचल प्रदेश को हम एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें हम काफी हद तक आगे बढ़े भी हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, ये कोविड का संकट नहीं आया होता तो आज हमारे इन्वेस्टमेंट का ये प्लान जो है 40,000 करोड़ के पार हो जाता। और तब भी उसके बावजूद भी हमने 13,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग पिछले साल की है, जिसमें 10,000 के काम जमीन पर शुरू हो गए और 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के प्लान हमारे जो ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार है, वो आने वाले समय में बहुत जल्दी होंगे। अगर कोविड के चलते इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर की उस इन्वेस्टमेंट की कमी आई तो हम गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की दोनों की इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जो बल्क ड्रग फार्मा का जो है अब जो हिमाचल प्रदेश में बने, जो पूरे देश भर में 3 बने हैं, उसमें से एक लेने की दिशा में आगे बढ़े हैं और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, एक बल्क ड्रग फार्मा जो है हिमाचल प्रदेश को जो मिलेगा 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। हिमाचल के हजारों लोगों को उसको उसमें रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार के साथ साथ में हिमाचल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा जो है उसे बल मिलेगा। कोविड काल में बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारी मुश्किलें हुई हैं और ऐसे में बाकी प्रदेशों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग, खासकर युवा जो बाहर नौकरी करते थे, काम करते थे, प्रोफेशनल थे, वो भी वापस लौटे हैं। उनको भी रिहेबिलिटेट, उनको भी काम देने की एक बड़ी चुनौती सरकार के पास है। क्या ऐसा कोई रोड मैप सरकार ने तैयार किया है कि जो लोग बाहर से, युवा बाहर से आए, स्किलफुल लोग हैं, उनका मैन पावर, जो उनकी एनर्जी है, उनका जो स्किल है, उसका भी सरकार को यूटिलाइजेशन करे हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए भी कोई प्लान है क्या? निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमने उनका रजिस्ट्रेशन का एक प्लान किया है पोर्टल के माध्यम से। उसकी शुरुआत हुई है, उसको सीधा इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया है। बहुत सारे लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधा इंडस्ट्री के साथ जो है वो बात करके रोजगार हासिल कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस बात को भी हम देख रहे हैं कि अपने रोजगार हिमाचल प्रदेश में वो लोग कर सके, उस दृष्टि से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। हमने कहा उसका आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें 40 लाख रुपए में आप 25% सब्सिडी के साथ जो है काम कर सकते हैं। चाहे बेटा है, नौजवान है हमारा, तो उसको 25% जो है सब्सिडी है, और कोई बेटी है, हमारी बहन है, तो उसके लिए 30% की सब्सिडी उसमें है। बहुत सारे लोग उसके अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बेबाकी से बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। कुछ ऐसी और बातें हैं जो देश के मुद्दे हैं, जिसमें किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठाकुर साहब, आप खुद किसान हैं, आप जानते हैं, बागवानी करते हैं। किसान आंदोलन क्या लगता है, सरकार का जो कैलकुलेशन था वो कहीं गलत बैठा है इस कानून को लेके, या सरकार किसानों तक अपनी बात जो सही है वो नहीं पहुंचा पाई? मैं इस बात को समझता हूं कि अब ये किसान आंदोलन रह ही नहीं गया है। किसान आंदोलन से ज्यादा ये मोदी जी का विरोध करने के लिए कुछ लोगों का एक प्लान है। मोदी जी जिस काम को शुरू करते हैं उसका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए बहुत सारे राजनीतिक दल जो है किसान की आड़ में इकट्ठा होकर के अपने राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। हम पूरे देश भर में सारे प्रदेशों पर अगर नजर मारें, किसी भी प्रदेश में, पंजाब के भी कुछ एक प्रदेश के एक हिस्से में आंदोलन का ये जो है वो स्वरूप बना है, बाकी कहीं किसी देश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में कोई असर नहीं। और ये बात समझनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि जैसी योजना किसान का भला करने के लिए, किसान की फसल अच्छी हो बुरी हो, लेकिन उसके बावजूद छोटे किसान को केंद्र की ओर से हमको मदद करनी चाहिए। मदद थोड़ी है लेकिन ज्यादा है, जो वो महत्व का विषय नहीं, लेकिन मंशा साफ दिखती है कि किसानों के हित के लिए जो प्रधानमंत्री इस बात को जिक्र करे कि 2022 तक किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि किसान इस देश की आबादी का 80% जो है वो गांव में रहता आदमी है, गांव का रहने वाला आदमी किसान है, बागवान है, उसकी आर्थिकी को मजबूत करना है। जो इस विजन के साथ काम करने वाला वो किसान विरोधी कैसे हो सकता है?
इसलिए ये राजनीतिक मकसद है, सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ये किसान आंदोलन नहीं रह करके राजनीतिक आंदोलन जो है वो सिर्फ मोदी जी के काम को रोकने के लिए। क्या ये सत्य नहीं है कि यही कांग्रेस की सरकार अपनी गवर्नमेंट में, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त जो है इसी प्रकार के प्रस्ताव के लिए बार बार कहती रही। इनके घोषणा पत्र का हिस्सा है 2019 के लोकसभा चुनाव का। इनके पूर्व में जो कृषि मंत्री रहे हैं शरद पवार, जब इनकी यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो बार बार इस बात के लिए आग्रह करते कि ये जो है ये अमेंडमेंट्स जरूरी है किसानों के लिए, किसानों के इस बिल में। तो ऐसी बातों को लेकर के मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि इसका कोई अर्थ नहीं है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये आंदोलन, जब किसान अच्छी तरह से जो आंदोलित होकर के वहां पर बैठे हैं कुछ लोग जो किसान संगठन, वो उस बात को समझेंगे और संवाद के माध्यम से इसका कोई रास्ता निकल आएगा। सरकार की 3 साल के जश्न में जगत प्रकाश नड्डा जो हिमाचल प्रदेश में है, भाजपा अध्यक्ष हैं और राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला, संक्षेप में बताइए, और कैसे ये जन जन तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा? ये कार्यक्रम आपकी बार हम बहुत सादगी वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। दोनों बड़े नेता हमारे वर्चुअली दिल्ली से कनेक्ट होंगे और हिमाचल प्रदेश में छोटा कार्यक्रम हम यहाँ पर पीटरॉक में करेंगे। उसके बाद उस कार्यक्रम को हम जो है हर विधानसभा क्षेत्र में आगे प्रसारित करेंगे, वर्चुअली प्रसारित करेंगे, जिसमें हमारे पार्टी के सब संगठन के लोग जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। और आने वाले समय में इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम के लिए अगर माहौल अच्छा होता है, सारी चीजें, कोविड का ये संकट समाप्त होता है, हमारी सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो जाती हैं, उस माहौल में अच्छा काम करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए हम प्लान करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 साल का जो कार्यक्रम था वो उपलब्धिपूर्ण रहा। सरकार जनता से जो वादे करके सत्ता में आई थी उन वादों को लगभग पूरा किया गया। कोविड काल की मुश्किलें हालांकि बहुत सारी चुनौतियां लेकर आई है, लेकिन इस चुनौती के बावजूद मुख्यमंत्री के हौसले बुलंद है और 2022 में फिर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के दावे कर रही है। मुख्यमंत्री ने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया है और आने वाले वक्त के लिए भी इनके पास बड़ी योजनाओं का एक भंडार है, जिसको ये अपने 5 साल के पूरे शासनकाल में पूरा करने का दावा कर रहे हैं। तो आप हिमाचल के सीएम जयराम को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने पूरी तरह से हर बंदोबस्त किया, इंतजाम किया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोरोना से निपटने के लिए और व्यापक इंतजाम किए जाएं। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।